So, hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by Deepak Bhandari. So, अभी तक पॉलिटी के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। तो हमने अभी तक पॉलिटी में क्या क्या कवर किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया है, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 क्लियर किया है। अब ये फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम कुछ ब्रीफ में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे और शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे, शेड्यूल्स के बारे में, जो सूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ सॉरी। तो देख लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम इज़ वेरी प्रीशियस थिंग्स, मोर देन मनी एंड मोर देन एवरीथिंग। सो लेट वी बिगिंस। सो जो सबसे पहले आर्टिकल है फर्स्ट, ये करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, जो भी इंडिया है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 3, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री ऑफ नेम ऑफ स्टेट। मीन्स अल्टरेशन मीन्स क्या, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना था ना, तो तेलंगाना को अलग कर दिया गया था आंध्र प्रदेश से। तो आपको ये बताना है कि तेलंगाना को कब अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल के अंदर आते हैं। आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर लॉ सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 में है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, ये रेस, कास्ट एंड सेक्स के बिहाव पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 16 बताता है हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यूपीएससी है, कोई भी एग्जाम है XYZ, तो उसमें हमें इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी है, ना कि हमें किसी एक समुदाय को बिल्कुल एक स्पेसिफिक वो देनी है, प्रायिकता देनी है, मीन्स प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को दूर करने के लिए। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी टाइटल्स दिए जाते हैं उनका एबोलिशन के लिए है आर्टिकल 18। इसके बाद आता है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग इसमें सर्टेन राइट गिवन दिए जाते हैं। ये ब्रीफ चल रहा है, इसके बाद मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि 19 के भी बहुत सारे पार्ट हैं। आप फंडामेंटल राइट कहीं पे स्पीच दे सकते हो, लेकिन ऐसी स्पीच नहीं दे सकते हो जिससे पब्लिक अफेक्ट हो, समझे। आप कोई भी हेटरेड स्पीच नहीं दे सकता ना पब्लिक में, उसको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन कुछ भी थोड़ी ना बोल सकता है कोई भी। तो इसी के रिगार्डिंग है आर्टिकल 19, बहुत ब्रीफ में हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो आर्टिकल 20 बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। अब कोई भी ऑफेंसेस होते हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन होती हैं, ये इस आर्टिकल के अंदर आती हैं। तो इसमें हम ब्रीफ में देखते हैं, हम आगे जाके पूरे ढंग से देख लेंगे इनको। ठीक है, तो आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वो करता है। के एस पुट्टास्वामी केस तो पता ही होगा आपको, 2017 का था। तो उसके उसमें जो हमारी प्राइवेसी को था ना, ये वो कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था। तो इसके बाद आता है 21A। तो ये जो ABCD कुछ भी होगा यहाँ पे, तो ये अमेंडमेंट किए जाते हैं एक्ट्स में। ठीक है, तो ये राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन देने का जो वो था, ये इसी आर्टिकल के अंदर है, जो एडिट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 2002 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन थी उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब 21 के अंदर ना बहुत सारे वो आते हैं आर्टिकल्स, जैसे राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे एक फंडामेंटल अधिकार है, ये मतलब लाइट होनी चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मीन्स कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको कोई कारण देना पड़ेगा। अरेस्ट वारंट जारी होता है ना, तो ये कुछ केसेस हैं उनमें नहीं हो सकता है, उनमें डायरेक्टली आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये भी हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 30 में आता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेविंग ऑफ लॉ, गिविंग अफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये राइट ऑफ माइनॉरिटी को राइट्स देता है एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन बेस पे। ठीक है, आर्टिकल 32 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इस आर्टिकल को। तो इसमें आती हैं रिट्स जो मतलब अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट्स सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना वो करवा सकते हैं, ठीक है, कि कौन से फंडामेंटल राइट्स का वो हो रहा है, हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। तो रिट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इन रिट्स के बारे में भी, तो अभी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके बाद आता है आर्टिकल 38, स्टेट टू सोर्स अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। 40 के अंतर्गत आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपको पता ही होगा कि एक ही राज्य में वो है गोवा में। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड सब जगह है, लेकिन सर्टेन केसेस में नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे अब आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी चला रहे हो, चालान करते टाइम ये तो नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन जनरल में है। तो वहाँ पे तो यूनिफॉर्म है ना कोड्स, सिविल कोड्स वो है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा वो हो जाती है, दिक्कत हो जाती है जहाँ पे मैरिज वैरिज की बात होती है। ये भी आगे देख लेंगे हम, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। ये आर्टिकल 44 जिनके पीछे स्टार है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है। फिर 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन के लिए ये। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, जुडिशरी को अलग करता है एग्जीक्यूशन से, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सोसाइटी। अब ये 51A है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 72 देता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, पार्डन करने के लिए ग्रांट देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और सस्पेंड एंड रिमिट ऑफ कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, जो भी मतलब उनकी, अब आपने सुना होगा राष्ट्रपति के पास जाते हैं क्षमा याचना के लिए कि किसी को फांसी होने वाली है तो रुकवा सकता है। तो ये सर्टेन केसेस में पार्डन कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, माननीय राष्ट्रपति, ठीक है। तो उसके बाद आता है आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आती है 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ये जो भी आर्टिकल है ना 51 से 72 इस तक 76 तक, तो 76 भी है इसमें एक, वो आगे हम पढ़ लेंगे। फिर जो 110 है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे जाता है क्वेश्चंस में, वन लाइन उसमें, वनडे एग्जाम्स में। मनी बिल क्या होते हैं और फाइनेंशियल बजट वगैरह क्या होता है, ये हम आगे पढ़ लेंगे। आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट को क्या बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में बजट को बजट ना बोल के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 112 आर्टिकल्स में, 112 आर्टिकल है जो, देखो। फिर ये है 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब पार्लियामेंट नहीं बैठ रही है, तब भी पावर देता है प्रेसिडेंट को। और इसका ठीक उल्टा है 213 जो वो पावर देता है किसको, गवर्नर को, ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए। फिर उसके बाद आता है 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बताता है। इसके बाद ये रिपीट हो गया 155। इसके बाद 161 है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड सस्पेंड रिमिट्स ऑफ कम्यूट सेंटेंसेस इज सर्टेन केस। तो ये गवर्नर को वो देता है कि सर्टेन केस में पार्डन करने की, क्षमा याचना करने की, क्षमा देने की वो करता है, पावर वो करता है, पावर देता है गवर्नर को, आर्टिकल 161। अब यहाँ से स्टेट के लिए चालू हो रखे, ठीक है। तो 163 देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। फिर 167 है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। फिर 169 करता है एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो आपको ये बताना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली
किस किस स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 200 है असेंट टू बिल बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, वही बताया था मैंने, 123 जो था उसका 213 कर देना आप, तो ये ऑर्डिनेंस जारी करता है गवर्नर। ठीक है, फिर 226 है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, वहाँ क्या था 32 था, तो इसमें हाई कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, तो इसमें हाई कोर्ट इशू करता है सर्टेन रिट्स को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट किसको करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को करता है, और हाई कोर्ट किसको करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे जो उसके अंडर में आएंगे, जबकि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा ब्रॉडर एरिया है रादर देन सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रखना, 239AA। तो ठीक है, स्पेशल प्रोविजन दिया था रिस्पेक्ट टू दिल्ली इंसर्टेड बाय 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में जो आया था, स्पेशल प्रोविजन दिया गया था दिल्ली को। ठीक है, तो 249 है इसके बाद पावर टू प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने की मैटर जो स्टेट के मैटर होते हैं, स्टेट लिस्ट के मैटर होते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, पावर देता है पार्लियामेंट को, उनमें दखलंदाजी करने के लिए बोल सकते हैं, और या उनको अच्छे से वो करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इतने समझदार तो हो ही, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। 250 आर्टिकल है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट इट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन इज इन ऑपरेशन। तो इसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल 262 एडजुडिक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर्स वैली। अब देखो इसमें दो डिस्प्यूटेड एरिया हैं, जैसे जैसे कृष्णा रिवर है उस पर भी बहुत डिस्प्यूट है, बहुत सारे रिवर्स हैं ऐसे इंडिया में जिन पे डिस्प्यूट चल रहे हैं, इंटरस्टेट डिस्प्यूट चल रहा, रिवर के डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो इनके एडजुडिक्शन के लिए वो करता है वाटर डिस्प्यूट के लिए इस आर्टिकल में वो देता है, स्टेट को वो देता है, पावर देता है। तो 263 है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। फिर आता है आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट। इसके बाद आता है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड। ठीक है, 267 में है ये। फिर 275 आता है ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, डिस्क्रेशनरी ग्रांट होती है। 280 में आता है फाइनेंस कमीशन। 300A में है पर्सन नॉट बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का ये है 300A में। ठीक है, 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं। 315 में आती है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद आता है 324 सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फिर 338A है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। 352 है प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी नेशनल इमरजेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 352, 356 एंड 360। ठीक है, फिर 356 है जो प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, जब भी स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो 356 आर्टिकल लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 360 प्रोविजनल प्रोविजन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे लगता है 360। फिर आता है 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। फिर लास्ट है 370 टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब ये हटा दिया गया है वैसे। ठीक है, इसको याद रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, तो इसको हटा दिया गया 370 आर्टिकल 370A। ठीक है, 35A और 370। तो जो 368 है ना, ये अमेंडमेंट करने के लिए वो करता है, अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है तो किसी भी की क्या बोलना है यहाँ पे।
अब शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है नेम एंड टेरिटरी एक्सटेंट, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड में आता है इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एटसेट्रा, इन सब के जो भी वो हैं। थर्ड में आती है फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ के बारे में थर्ड में बताया गया। फोर्थ में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू वेरियस स्टेट एंड यूटीज इन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद आता है फिफ्थ प्रोविजन एज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताता है, ठीक है। फिर सिक्स में है प्रोविजन टू एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है जो ट्राइबल एरियाज है स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के। सेवेंथ में आता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, कंकरेंट लिस्ट आती है। अब ये देखो, कंकरेंट लिस्ट होती है ना जो, इसमें ऐसे मैटर होते हैं जिसपे स्टेट भी बना सकता है लॉ और वो भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है लॉ। लेकिन अगर सेंटर ने बना दिया ना, तो सेंटर के जो लॉज होंगे ना वो स्टेट को मानने पड़ेंगे, ऐसा रूल है इसका। अभी जो किसान बिल था वो स्टेट लिस्ट इसमें आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। जबकि मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अलग रूल बनाती है और सेंट्रल अलग रूल बनाती है। जो भी ये फार्मर बिल पॉलिसीज आई थी, 3 बिल आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि मतलब स्टेट ने सेंटर ने पहले बना दिए थे तो स्टेट को मानने पड़ेंगे, तो इसीलिए इतना हंगामा हो रहा था, ठीक है। फिर जो 8 शेड्यूल आती है लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। सबसे पहले 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 हो चुकी हैं। इसमें है आसामीज, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सिंधी was added by 21st Constitutional Amendment Act 1967, जबकि कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था। अब लास्ट में कौन कौन ऐड हुई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है 9th शेड्यूल, इसमें आता है एक्ट्स एंड रेगुलेशन। शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1951 में, ठीक है। फिर जो टेंथ वाला शेड्यूल है ना, इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है, और स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का कानून है ना ये, यही है 1985 में आया था ये, तो इसको ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल में आता है। 11th में आती है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, इट हैज 29 सब्जेक्ट, ठीक है। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है लास्ट में पढ़ेंगे। जो 12th शेड्यूल है इसमें आती है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, इट हैज 18 सब्जेक्ट। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, कई लोग ऐसे करते हैं कि शॉर्टकट कीज बताओ, शॉर्टकट ट्रिक्स। भाई जिस दिन फंस जाओगे ना शॉर्टकट ट्रिक्स में, तो उस दिन कुछ याद नहीं रहेगा फिर, ठीक है, क्योंकि सब कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, इनको रिवाइज कर लोगे, नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो देख लेना। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको सबको पसंद आया होगा। अब नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करके आप इस वीडियो को दूर तक पहुंचा सकते हो, मतलब जहां इसकी ज़रूरत हो किसी को। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।